ठीक है। देखो, माइक्रोब्स एज अ बायो फर्टिलाइजर, है ना। बायो फर्टिलाइजर से पहले हमको समझना पड़ेगा कि फर्टिलाइजर किसको कहते हैं, है ना। तो फर्टिलाइजर का मतलब होता है, हिंदी में इसको कहते हैं खाद। फर्टिलाइजर का मतलब हुआ इन हिंदी की खाद। तो जो खेती करते हैं उनके लिए खाद का बड़ा महत्व है। विदाउट खाद वो खेती कर ही नहीं सकते हैं। हाँ, खाद का जो निर्माण होता है, ये खाद का निर्माण आपको फैक्ट्रीज में किया जाता है, जो यूरिया जिसको तुम लोग कहते हो। तो खास करके जो फर्टिलाइजर का जो यूज है, इसको हम इसलिए कि फर्टिलाइजर जो यूज होता है, ये आपको थोड़ी समय के लिए शॉर्ट टर्म इंक्रीज ये करता है। तो शॉर्ट टर्म यह इंक्रीज करता है, और इसके साथ साथ इसमें ये आपका जो फर्टिलाइजर है, चलो आज ब्लू पेन। तो जो यूज ऑफ फर्टिलाइजर है, ये आपको शॉर्ट टर्म शॉर्ट टर्म काउज करता है, थोड़ा सा एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी को यह बढ़ा देता है। यानी कि जो कुछ भी एग्रीकल्चर से हमको निकलेगा, जो कुछ भी हम खेती करते हैं, उसके प्रोडक्शन को यह बढ़ाता है कुछ समय के लिए, एक बार। ऐसा नहीं है कि एक बार धान का हम खेती कर रहे हैं तो उसमें जो हम खाद का यूज किए, तो अगले साल जो हम धान का वो मैंने उसमें लगाएंगे अपने खेत में, तो हमको वहां पर जरूरत नहीं पड़ेगा, नहीं, उस समय में फिर आपको जरूरत पड़ेगा। यानी कि एक सीजन के लिए आप अपने इंक्रीज को बढ़ाते हैं, एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी को बढ़ाते हैं। हमारे देश में जो मिट्टी है, जो इंडियन सॉइल्स है, इसमें आपको दो तरह का चीज का कमी पाया जाता है। एक है ऑर्गेनिक मैटर और दूसरा है नाइट्रोजन। ठीक, तो दो प्रकार के चीजों की यहाँ पर कमी पाई जाती है। एक है आपका ऑर्गेनिक मैटर और दूसरा है नाइट्रोजन। यहाँ पर हमारे देश में जो भी जितनी भी मिट्टी है, इसमें यह दो चीज नहीं पाया जाता है। इसके साथ साथ जो हम लोग जो पानी जो पटाते हैं, अपने खेत में पानी पटाते हैं, तो विभिन्न प्रकार की चीज उसमें मिलते रहते हैं। तो जो वाटर में जो डिसोल्यूशन होता है, यानी कि उसको हम लीचिंग कहते हैं, लीचिंग ऑफ वाटर। तो लगातार कंटिन्यूअस जो लीचिंग होता है पानी में, यानी कि पानी जो घुलते रहता है। इसके बाद जो खेतों को जो काटा जाता है, हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप। हार्वेस्टिंग का मतलब होता है फसल को काटना। ये भी आपको मिट्टी में मिनरल कंटेंट को घटाते रहते हैं। हम लोग, हमारा जो देश है वो एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ पर लगभग 60 टू 70% लोग जो हैं सो एग्रीकल्चर पर डिपेंड करते हैं। इस कारण से हमारे देश में फर्टिलाइजर का जो खपत है वो भी काफी ज्यादा है। जो टोटल कंजम्पशन है फर्टिलाइजर का भारत में, वो लगभग है आपका 9.2 मिलियन टन पर साल, पर एनम। ठीक है, तो 9.2 मिलियन टन पर एनम है। और यह लोगों को अनुमान है, या यह अनुमानित किया गया है कि 21वीं शताब्दी के खत्म होते होते, 21st सेंचुरी के एंड होते होते, यह जो फर्टिलाइजर का जो डिमांड है, यह 20 मिलियन से ज्यादा हो जाएगा। फर्टिलाइजर होता क्या है? फर्टिलाइजर बेसिकली आपको जो चीज है, यह फर्टिलाइजर एक इनऑर्गेनिक मटेरियल्स होता है। फर्टिलाइजर एक इनऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक एक सबस्टांस होता है, जिसमें जो भी चीज होते हैं, होते तो इनऑर्गेनिक ही हैं, लेकिन इसमें जो कुछ भी चीज होते हैं वो आपको क्या होते हैं कि जो भी चीज होते हैं यह सोल्यूबल फॉर्म में होते हैं। यानी कि
अगर आप इसको पानी में डालेंगे तो बड़ा जल्दी यह घुल जाता है। और जितना तेजी से कोई चीज घुलेगा उतना तेजी से आपको उसमें जो कुछ भी केमिकल कंपाउंड है वो आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। तो यह काफी तेजी से घुलते हैं और काफी तेजी से यह केमिकल कंपाउंड जो कुछ भी इसमें है वो उसको उपलब्ध करा दिया जाता है, यानी कि खेतों को या मिट्टी को। अब देखिए, हम तो इसका तब तो बड़ा बढ़िया चीज है, जो बड़ा तेजी से यह घुल भी गया और आसानी से इससे हम जो कुछ भी इसमें केमिकल कंपाउंड जो हमारे मिट्टी को जरूरत है वो इसमें मिल जाएगा। लेकिन कुछ इसका इल इफेक्ट है। इल इफेक्ट का मतलब यहाँ जो लिखा हुआ है इल इफेक्ट, इल इफेक्ट का मतलब है इस केमिकल फर्टिलाइजर के कुछ दुष्परिणाम भी हैं। दुष्परिणाम, दुष्परिणाम क्या है? दुष्परिणाम ये है कि यह बहुत ही ज्यादा महंगा है। दे आर एक्सपेंसिव, काफी ज्यादा इसका दाम है। हाँ, ठीक है, जाते हैं बाजार से तो इसको खरीद के लाना पड़ता है। इसके साथ साथ जब इसको बनाया जाता है, इसका जो मैन्युफैक्चर है, इसको बनाने के लिए हमको क्या चीज चाहिए? इसको बनाने के लिए हमको चाहिए पेट्रोलियम और कोल। हाँ, जो पेट्रोल जो बाजार में लेते हो पेट्रोल पंप पर, तो यह पेट्रोल नहीं आता है, एक्चुअली में ये क्रूड ऑयल के रूप में आता है, जिसमें पेट्रोल, डीजल माने सारा चीज़ वो मिला हुआ रहता है। हम लोग क्या करता है, होता है आपका एक चीज़ ऑयल रिफाइनरीज़, फैक्ट्रीज़ का नाम सुने होंगे, जैसे बरौनी में है। वहाँ पर जाता है, उस तेल को उसमें डाला जाता है और फिर उससे अलग-अलग तरह के प्रोडक्ट को बनाया जाता है, जैसे पेट्रोल, मोबिल, डीजल, आपका केरासन तेल, सारा चीज़ को अलग-अलग किया जाता है। यह एक प्रोसेस है, यह केमिस्ट्री वाले सर से पूछ लीजिएगा, वो बता देंगे। तो वही जो पेट्रोलियम या कोयला जो कि हम एनर्जी के लिए यूज़ कर सकते हैं, उसका यूज़ होता है इस फर्टिलाइज़र को बनाने में। यानी कि हम एक जो ज़रूरी का चीज़ जो हमारे लिए ज़रूरत है, उसको हटा कर के हम फर्टिलाइज़र के रूप में इसको यूज़ कर लेते हैं। इसके साथ-साथ इसको जो प्रोड्यूस किया जाता है, यह जब बनता है, तो यह कुछ पॉल्यूटेंट को निकालता है, यानी कि एनवायरनमेंट को भी नुकसान पहुँचाता है जब इसको बनाया जाता है। और जब इसको यूज़ किया जाता है, जिस वक़्त यह यूज़ होता है, उस वक़्त भी यह पॉल्यूटेंट कॉज़ करता है। अब जब इसको आप अपने खेतों में यूज़ करते हैं, जब यह खेतों में इसको डाला जाता है, तो यह काफ़ी तेज़ी से लॉस्ट हो जाता है। कब? जब मान लो कि क्या खाद को डाले हुए हो और अचानक से अभी जैसे देखो कल बहुत तेज बारिश हुआ, तो बारिश काफ़ी ज़्यादा हुआ, खेत में अगर खाद पड़ा हुआ है, किसान को तो कहीं से इंद्र भगवान टेलीफ़ोन तो नहीं करते हैं कि आज जो है सो आज खाद मत डालना, आज हम पानी पटाएँगे। मैंने आज पानी बरसाएँगे। तो अगर मान लीजिए आप अगर खेतों में खाद को डालें और उसके 1-2 दिन के अंदर अगर बारिश हो गई और काफ़ी झमाझम बारिश हो जाती है, तो उस कंडीशंस में क्या होते हैं? उस कंडीशंस में बाबू वहाँ से वो खेत से पानी बह कर के जाएगा आपके तालाब में या नदी में, तो वो खाद भी उसके साथ बह कर के चला जाएगा। नेचुरल चीज़ है, चूँकि यह काफ़ी तेज़ी से सॉल्युबल है, तो यह खेत से चला जाएगा किसी तालाब में या कहीं पर जहाँ भी वाटर बॉडीज़ है, नेचुरल वाटर बॉडीज़ वहाँ पर चला जाएगा। अब वहाँ जब यह जाता है, जब जिस वक़्त, तो जैसे ही जाता है तो यह अपने साथ में जो कुछ भी इसका जो चीज़ है सब लेकर के चला जाता है। तो एक तो आपको खेत को खाद नहीं मिला और दूसरा चीज़ क्या हो गया कि वो सारा चीज़ बह कर के चला गया जिस वाटर बॉडीज़ में, वहाँ पर मौजूद जो कुछ भी एक्वेटिक चीज़ हैं, उनको यह नुकसान पहुँचा देता है, उनको यह मारने का काम करता है। अब इससे बचने के लिए हम लोग क्या करेंगे? इससे बचने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे बायो फर्टिलाइज़र का। हाँ, इससे बचने के लिए क्या करेंगे? बायो फर्टिलाइज़र यानी कि है तो यह फर्टिलाइज़र, लेकिन बायो फर्टिलाइज़र यानी कि कुछ ऑर्गेनिज़्म ऐसे हैं, जो मिट्टी के क्वालिटी को यानी कि मिट्टी में जो कुछ भी न्यूट्रिएंट चाहिए, उस न्यूट्रिशन को अगर वो बढ़ावे, हैं? उसी को और हैं अगर वो माइक्रो ऑर्गेनिज़्म तो वो फर्टिलाइज़र का काम करेंगे। तो इस कारण से उसको हम बोलेंगे बायो फर्टिलाइज़र। तो बायो फर्टिलाइज़र वो ऑर्गेनिज़्म होते हैं, जो आपको सॉइल एनरिचमेंट करते हैं, सॉइल न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट करने का काम करते हैं। बेसिकली किस प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज़्म यह सॉइल न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट का काम करेंगे? तो उसमें आते हैं आपका बैक्टीरिया, इसके बाद में साइनोबैक्टीरिया और आपका आते हैं फंगी, है ना? 3 तरह के चीज़। हुआ, इससे रिलेटेड बहुत तरह का क्वेश्चन रहेगा आपके कल परसों के टेस्ट में। तो किस प्रकार का बैक्टीरिया कौन-कौन होता है, कैसा होता है, बढ़िया से समझ लेना है। साइनोबैक्टीरिया क्या होता है, फंगाई क्या होता है, यह तीनों चीज़ को बढ़िया से समझ लीजिएगा।
कल के परसों के टेस्ट में आपका वो रहेगा क्वेश्चन, ठीक है। तो 3 तरह के ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो बायो फर्टिलाइजर के भूमिका में हैं। एक है आपका बैक्टीरिया, दूसरा है साइनोबैक्टीरिया और तीसरा है फंगाई। हम लोग बेसिकली आज का जो लास्ट चैप्टर है, इसको हम इसी के बारे में हम जानकारी लेंगे। तो यहाँ पर जो सबसे पहला हमको देखना है कि बैक्टीरिया किस प्रकार से काम करता है। तो क्लास 9th में तुम लोग ने पढ़ा होगा नाइट्रोजन साइकिल, पढ़ा तो नहीं होगा। जो भी सीबीएसई के बच्चे, चूंकि हम पढ़ाते हैं इसीलिए हमको याद रहता है कि कौन सा चैप्टर में कौन सा चीज कहाँ पर पढ़ा था। तो क्लास 9 में नाइट्रोजन साइकिल आप लोग पढ़े होंगे। वहां पर आप लोगों ने जाना होगा कि कुछ खास तरह के ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो मिट्टी में मौजूद होते हैं और मिट्टी में रहते हुए वो क्या करते हैं, तो आपको नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं। तो यहाँ पर हमने जाना कि 3 तरह के ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया और फंगाई, तो उसी के बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे जो पहला जो चीज है वो है आपका बैक्टीरिया। बैक्टीरिया एज नाइट्रोजन फिक्सेशर, नाइट्रोजन फिक्सर, N2 फिक्सर, ठीक है। इसमें 2-3 तरह के होते हैं बैक्टीरिया। सबसे पहला जो बैक्टीरिया है वो है लेग्यूम राइजोबियम सिम्बायोसिस। लेग्यूम राइजोबियम सिम्बायोसिस, लेग्यूम राइजोबियम सिम्बायोसिस, इस चीज को आप लोग थोड़ा सा जाने कि सबसे पहले हम लोग लेग्यूम कहेंगे किसको, है ना। लेग्यूम यानी कि जितना भी दाल कुल के पौधे हैं, वो सारे पौधे जो दाल का उपज देते हैं, वो सारे के सारे एक विशेष प्रकार के फैमिली से बिलोंग करते हैं। उसका नाम है लेगुमिनोसी। लेगुमिनोसी, है ना। लेगुमिनोसी ऐसे लिखेंगे, लेगुमिनोसी, ठीक है। लेगुमिनोसी, ये लेगुमिनोसी एक फैमिली है, उस फैमिली से यह बिलोंग करते हैं। और ये सारे के सारे दाल कुल के पौधे के रूप में यूज होते हैं, है ना। तो और राइजोबियम बैक्टीरिया का नाम हुआ, तो लेगुमिनस प्लांट और राइजोबियम बैक्टीरिया यानी कि दाल कुल के पौधे और राइजोबियम बैक्टीरिया का आपस में वो एक साथ रहते हैं सिम्बायोसिस रिलेशनशिप के साथ। सिम्बायोसिस बार बार समझाए हैं कि सिम्बायोसिस एक ऐसा रिलेशनशिप होता है दो ऑर्गेनिज्म के बीच, दो ऑर्गेनिज्म के बीच एक ऐसा संबंध जिसमें दोनों को फायदा हो, दोनों ऑर्गेनिज्म को फायदा हो। जैसे हमारा और तुम्हारा जो संबंध है, हमसे जो तुम रिलेटेड हो या हम तुमसे जो संबंधित हैं, उसमें क्या है, वो भी एक तरह का सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। किस प्रकार का सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, क्यों? इसलिए कि देखो तुम हमसे पढ़ता है तो तुमको कुछ ना कुछ बायोलॉजी की जानकारी होती है और उसके बदला में आप हमको पेमेंट देते हैं तो मेरा भी काम चलता है। तो ये एक तरह का सिम्बायोटिक रिलेशनशिप हुआ, है ना। तो उसी प्रकार से कुछ दूसरे ऑर्गेनिज्म में भी यह रिलेशनशिप होता है, ऐसा रिलेशनशिप होता है जिसमें दोनों ऑर्गेनिज्म को फायदा होता है। तो वो ऐसा रिलेशनशिप जिसमें दोनों ऑर्गेनिज्म को बेनिफिट हो, उस बेनिफिट को ही कहा जाता है सिम्बायोसिस। ओके, तो यहाँ पर लेग्यूम और राइजोबियम का सिम्बायोसिस है। अब देखो, खास करके हम लोग जो देखते हैं, जो खाद जो हम लोग यूज करते हैं, उस खाद पर क्या लिखा रहता है? उस खाद पर लिखा रहता है ये चीज NPK, ये लिखा रहता है। अब बताइए कि NPK, आप लोग तो केमिस्ट्री बढ़िया से पढ़े हुए हैं। NPK का क्या मतलब होता है? N इज स्टैंड फॉर नाइट्रोजन, P इज स्टैंड फॉर व्हाट? फास्फोरस, एंड K इज स्टैंड्स फॉर पोटाशियम। ठीक, तो यहां पर यह जो एनपीके ये जो यूज होता है, एनपीके यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम, ये आपको हम लोग जनरली जो फर्टिलाइजर है उसमें यूज करते हैं। लेकिन दिक्कत ये है कि हम लोगों के जो मिट्टी में आज का जो समय में क्या होता है, जो मेन न्यूट्रिएंट जिसकी जरूरत या जो उत्पादन को कम करता है, मेन जो न्यूट्रिएंट है जो मिट्टी में कम हो जाती है, वो होता है आपका नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की कमी के कारण ही मिट्टी की उत्पादकता घट जाती है। अब इस चीज से बचने के लिए एक बैक्टीरिया है जिसको कहते हैं राइजोबियम बैक्टीरिया। ये नाम बिल्कुल याद रखना, भूलना मत
कि एक बैक्टीरिया है जो राइजोबियम नाम है उसका, ये मौजूद होता है लेगुमिनस प्लांट के जड़ में। हाँ, जड़ में आप अगर अपने गांव में कहीं पर किसी खेत में अगर दाल का फसल लगा हुआ है, दाल का खेत है, वहां पर जाना और उस खेत में लगे हुए दाल के एक पौधे को उखाड़ लेना। उखाड़ करके और माने उसके खेत के मालिक से पूछ करके उखाड़ना, नहीं तो बड़ी मार मारेगा। तो उसको उखाड़िएगा, उखाड़ करके जब देखिएगा तो उसके जड़ को ध्यान से देखिएगा तो उसके जड़ में आपको जगह-जगह पर गिरह टाइप का यानी कि माने एक उठाव टाइप का नज़र आएगा। वो जो गिड्ढा जो आपको मिलेगा उसी को कहते हैं रूट नोड्यूल्स। एक गाँठ टाइप का एक रचना मिलेगा, उसी रूट नोड्यूल्स में यह बैक्टीरिया मौजूद होता है, राइज़ोबियम बैक्टीरिया। और यह राइज़ोबियम बैक्टीरिया का क्या काम? इस राइजोबियम बैक्टीरिया का इसमें यह क्षमता होती है इस राइजोबियम बैक्टीरिया में कि यह वायुमंडल में जो मौजूद सबसे ज्यादा गैस, वायुमंडल में सबसे ज्यादा गैस कौन सा है? सबसे ज्यादा जो मौजूद जो गैस है यह है नाइट्रोजन। कितना है भाई? 78% यही ना है। तो सबसे ज्यादा जो एटमॉस्फेयर में मौजूद जो गैस उपलब्ध है नाइट्रोजन, ये है 78%। लेकिन यह इतना बदमाश गैस है कि यह किसी के साथ रिएक्शन नहीं करता है। अब रिएक्शन नहीं करेगा तो यह ऐसे ही पड़ा रहता है इसका। लेकिन अगर नाइट्रोजन न रहे तो हम लोग क्या करेंगे? प्रोटीन को नहीं बना पाएंगे। प्रोटीन बनेगा ही नहीं, तो प्रोटीन को बनाने के लिए चाहिए नाइट्रोजन। और यह राइजोबियम बैक्टीरिया में वो क्षमता होती है कि वो एटमॉस्फेयर में मौजूद जो ये नाइट्रोजन है उसको वो पकड़ करके और मिट्टी में ला देता है, मिला देता है, यानी कि वो नाइट्रोजन को तोड़ देता है। बेसिकली N2 डायरेक्टली उसका इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है कि वो टूटता नहीं है। उसको तोड़ने के उसको अगर वो रिएक्टिव तभी करेगा जब वो N2 टूट करके 2 N में कन्वर्ट हो जाएगा, 2 नाइट्रोजन एटम में कन्वर्ट होगा। और उसको तोड़ने के लिए चाहिए हाई एनर्जी। तो हाई एनर्जी के रूप में क्या यूज होता है? हम लोगों के यहाँ जो ठनका गिरता है, बिजली जो कड़कती है, बिजली जो गिरती है, वो इतना ज़्यादा एनर्जी लेकर के धरती की तरफ चलती है कि जो एटमॉस्फेयर में मौजूद नाइट्रोजन है, उसको वो तोड़ देता है। और वो जैसे ही तोड़ता है, वो बैक्टीरिया उसको फिक्स कर लेता है। तो यानी कि आज के बाद अगर बिजली करके, तो समझ लीजिएगा कि ना, ना बहुत ज़रूरी काम हो रहा है। कौन सा ज़रूरी काम हो रहा है? नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम हो रहा है। तो बिजली कड़कना भी कोई खराब चीज़ नहीं है। हाँ, उससे बचना भी उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो यह राइजोबियम बैक्टीरिया जो कि पाया जाता है दाल कुल के प्लांट के रूट नोड्यूल्स में, इसमें वो क्षमता होती है कि यह नाइट एटमॉस्फेयर में मौजूद जो फ्री नाइट्रोजन है उसको यह फिक्स करता है। लेकिन बड़ा जुलूम की बात है, यह राइजोबियम बैक्टीरिया नाइट्रोजन को फिक्स तब तक नहीं कर पाएगा, यह राइजोबियम बैक्टीरिया नाइट्रोजन को तब तक फिक्स नहीं कर पाएगा जब तक कि इसको एक स्पेसिफिक होस्ट ना मिले। यानी कि यह जब तक दाल कुल के पौधे के जड़ में नहीं रहेगा तब तक यह नाइट्रोजन का फिक्सेशन नहीं करेगा। अब उसको नाइट्रोजन का फिक्सेशन करने के लिए चाहिए खास तरह का होस्ट, और खास होस्ट कौन? दाल कुल के पौधे। हाँ, तो इसीलिए खेत में दाल को उगाना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक। अब एक खास तरह का केमिकल होता है दोनों के बीच में। अब कहेंगे कि सर ऐसा क्या जरूरी है कि वो दाले के जड़ में रहेगा? एक सवाल आप लोगों का हो सकता था कि जो दाले प्लांट के जड़ में वो काहे रहेगा? धान के जड़ में काहे नहीं रहेगा? गेहूं के जड़ में काहे नहीं रहेगा? उससे उसको दुश्मनी है? दुश्मनी का बात नहीं है। तुम हम ही से बायोलॉजी पढ़ेगा, दूसरे सर से बायोलॉजी नहीं पढ़ेगा, यानी कि आपको हमसे कुछ ना कुछ अफेक्शन है ना? तो वही अफेक्शन होता है। उस अफेक्शन का कारण एक केमिकल है। उस अफेक्शन यानी कि राइजोबियम का लेग्यूम प्लांट के साथ में एक अफेक्शन होने के प्रकार पीछे एक केमिकल है, एक रसायन है, एक केमिकल है। वो केमिकल का नाम है बउआ फाइटो एग्लूटिनिन। फाइटो ए ग्लूटिनिन, जिसको हम लोग बोलते हैं लेसिथिन। ये भी नाम याद रखना है। फाइटो ए ग्लूटिनिन यानी कि लेसिथिन, इसको माना गया है वो केमिकल सब्सटेंस जो इस दोनों सिम्बायोन्ट्स के बीच में, यानी कि दो दो सिम्बायोसिस के रूप में रहता है, तो दोनों सिम्बायोन्ट हो गया एक दूसरे का, तो दोनों सिम्बायोन्ट के बीच में यह केमिकल पाया जाता है फाइटो ए ग्लूटिनिन। नाम नहीं भूलिएगा, यानी कि लेसिथिन। इसको माना गया है कि ये जो केमिकल के कारण ही यह दोनों एक दूसरे को जानते हैं। अच्छा सिंपल सा बात समझो ना कि दाल का जो प्लांट है उसको भी तो दिमाग नहीं है।
और जो तुम्हारा राइजोबियम बैक्टीरिया है दिमाग उसके पास भी नहीं है। तुमको न अगर बोलेंगे कि जाकर के जो चीनी ले आओ तो कहीं से जाकर के चीनी लेके चला आएगा, लेकिन चीनी लाने के लिए इतना तो दिमाग का कॉमन सेंस होगा ना कि दवा के दुकान में नहीं जाओगे, किराना के दुकान में जाओगे, या बोलेंगे कि कोई दवा लेने के लिए चले जाओ तो सब्जी वाले के यहाँ तो नहीं चले जाओगे दवा लेने के लिए। यानी कि हम लोग अपना कॉमन सेंस का यूज करते हैं। इसके पास में इस तरह का कोई कॉमन सेंस नहीं है, ये सिर्फ यह केमिकल है, इस केमिकल के कारण ही यह केमिकल जैसे ही दोनों का मैच करता है वो उसके साथ जाकर के अटैच्ड होता है। तो उस केमिकल का नाम है फाइटोएग्लूटिनिन यानी कि लेसिथिन। यह जो लेसिथिन है इसको माना गया है कि यह एक रिकॉग्निशन केमिकल सबस्टांस है इस दोनों सिम्बायोंट के बीच में। राइजोबियम जो है यह जो नाइट्रोजन का फिक्सेशन जो करेगा, तो राइजोबियम का फिक्सेशन यह तभी कर पाता है जब इसके पास एक खास तरह का पिगमेंट, पिगमेंट का मतलब रंग, एक रेड पिगमेंट पाया जाता है। जैसे हम लोगों के शरीर में जो ब्लड है जिसका नाम है आरबीसी, उस आरबीसी का रंग लाल क्यों है? लाल इस कारण से है क्योंकि वो उसमें हीमोग्लोबिन मौजूद है। ठीक इसी प्रकार से इस राइजोबियम भी जो नाइट्रोजन का फिक्स करता है तभी करता है जब उस दाल के पौधे में एक खास तरह का पिगमेंट पाया जाता है। उस पिगमेंट का भी नाम है बउआ लेग हीमोग्लोबिन, यानी कि हीमोग्लोबिन के जैसा ही है, तो यानी कि लाल होगा। अब बताते हैं, जब उस दाल के फसल को तुम उखाड़ करके उसके जड़ को देखोगे और जब उसको काट करके देखोगे तो तुमको उसमें अंदर में लाल रंग का स्ट्रक्चर मिलेगा, ठीक है, लाल। वो जो लाल कलर जो है वो किसके कारण है? इस लेग हीमोग्लोबिन के कारण है। और इसके साथ साथ एक खास तरह का एंजाइम होता है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करता है, उस एंजाइम का नाम है नाइट्रोजिनेज। ओके, तो लेग हीमोग्लोबिन और नाइट्रोजिनेज और एक केमिकल फाइटोएग्लूटिनिन के कारण यह जो आपको नाइट्रोजन का फिक्सेशन कर सकता है। इसके साथ लेग्यूम के साथ यह जुड़ करके राइजोबियम, राइजोबियम बार बार बोल रहे हैं, राइजोबियम के एक जगह पर लिख लीजिए राइजोबियम और लिख लीजिए कि सिम्बायोटिक रिलेशन के साथ यह काम करता है। ठीक है, काम देगा तुमको परसों के टेस्ट में। ठीक, बार बार नहीं बोलेंगे, एक चीज मैंने हिंट दे रहे हैं। राइजोबियम लिखो, सिम्बायोसिस लिखो, माने सिम्बायोटिक रिलेशन के साथ, या माने किसी के साथ अकेला यह नहीं कर सकता है, या किसी न किसी के साथ जुड़ करके ही आपको, जब जुड़ेगा कोई दाल वाले पौधे के साथ, तो जब जुड़ेगा उसके बाद ही यह आपको फिक्सेशन कर सकता है। ओके, अब ऐसा विश्वास है, ऐसा साइंटिस्ट लोगों का मानना है कि राइजोबियम जो नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है, या इसलिए नाइट्रोजन का फिक्सेशन कर पाता है क्योंकि उसमें एक खास तरह का जीन पाया जाता है। हाँ? एक खास प्रकार के जीन पाए जाते हैं, उस जीन का नाम है आपका नीफ, है ना? वो एक खास प्रकार का जीन पाया जाता है, उस जीन का नाम है निफ जीन। ये निफ जीन ही उस बैक्टीरिया में मौजूद होता है जो कंट्रोल करता है किसको? नाइट्रोजिनेज एंजाइम को। उस एंजाइम को जिसके कारण नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है, उस एंजाइम का नाम है नाइट्रोजिनेज एंजाइम। उस नाइट्रोजिनेज एंजाइम को बनाने के लिए जो कंट्रोल किया जाता है जिस जीन के द्वारा, उस जीन को हम लोग बोलते हैं निफ। ओके, यहाँ पर अब क्या एक सवाल और है कि ऐसा कोई जरूरी है कि जो दाल नहीं करेंगे खेत में तो हमारा नाइट्रोजन हमारे मिट्टी को नहीं मिलेगा? अगर नहीं मिलेगा तब तो बड़ा जरूरी है। जरूरी तो नहीं कि सब खेत में दाल होबे करता है, तब उस खेत में कैसे होगा? चलो, प्रकृति तुम्हारे लिए कुछ उपाय कर दिया है, नेचर ने तुमको जिंदा रहने के लिए कुछ उपाय किया है, तुमको प्रोटीन मिलता रहे इसके लिए वो कुछ उपाय किया है। क्या उपाय किया है भाई? तो एक ऐसे बैक्टीरिया का निर्माण किया गया जो कि किसी के साथ जुड़ के नहीं रहता है, मतलब वो रहेगा तो भी बढ़िया, न रहेगा तो भी बढ़िया। तो लूज एसोसिएशन मतलब ढीला ढाला, उसके साथ वो जुड़ करके रह भी कर सकता है और नहीं भी रह सकता है। तो लूज एसोसिएशन में जो बैक्टीरिया है उसका नाम है एजोस्पाइरुलम, सॉरी रिलम, है ना? एजोस्पाइरुलम रिलम। ये जो एजोस्पाइरिलम, इसको खोजा गया है IARI न्यू दिल्ली के कुछ साइंटिस्ट के द्वारा। IARI का फुल फॉर्म बताए थे ना, इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये जो आपका IARI है, ये न्यू दिल्ली की एक संस्था है जो खेती से संबंधित, कृषि से संबंधित विभिन्न प्रकार की चीजों को यह करती रहती है। तो जो साइंटिस्ट थे IARI न्यू दिल्ली के, इन्होंने सक्सेसफुली बहुत ही
ध्यान से इन्होंने पता लगाया, खोजा, आइसोलेट किया, अलग किया एक खास प्रकार के बैक्टीरिया जिसका नाम था एजोस्पाइरिलम। ये जो एजोस्पाइरिलम है, यह कहां से मिला? घास, विभिन्न प्रकार के जो घास है उसके जड़ में यह मौजूद थे। धान के जड़ में मौजूद था और सोरगम के जड़ में मौजूद था, और इसके साथ साथ गन्ना, सॉरी मेज यानी कि मक्का, गन्ना बोल दिए, आई एम सॉरी। तो मक्का के कुछ के जड़ों में यह एक बैक्टीरिया, विशेष प्रकार का बैक्टीरिया एजोस्पाइरिलम यह मौजूद था, और यह भी वही काम कर रहा था। क्या? यह भी नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम कर रहा था। तो अब तो फिर दिक्कत हो गया कि अगर रहेगा तो सिम्बायोसिस के साथ रहेगा, और न रहेगा तो यानी कि लूज एसोसिएशन, यानी कि इसको कोई ना कोई प्लांट चाहिए ही, तभी यह कर पाएगा। ऐसी बात नहीं है। नेचर इसके बाद में भी आप पर कुछ उपकार कर दिया। क्या उपकार कर दिया? तो कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं इस समय जो कि फ्री लिविंग है, यानी कि इसको किसी से कोई मतलब नहीं है। ये जो फ्री लिविंग बैक्टीरिया हैं, ये फ्री लिविंग यानी कि यह किसी से जुड़े हुए नहीं रहते हैं, और यह अपना काम करते रहते हैं। कौन सा काम? नाइट्रोजन फिक्सेशन का। तो ये आपको एसिम्बायोटिक इन नेचर होते हैं। एसिम्बायोटिक का मतलब कि यह किसी से जुड़ा हुआ नहीं रहता है, यह किसी से इसको कोई माने मतलब नहीं है। इसके अंतर्गत जो फ्री लिविंग बैक्टीरिया का एग्जाम्पल पर ध्यान दीजिएगा, बहुत काम देगा, है ना? एग्जाम्पल को बिल्कुल नहीं छोड़िएगा। तो जो फ्री लिविंग जो बैक्टीरिया है, इसके अंतर्गत आपको आते हैं एजेटोबैक्टर, एजेटोबैक्टर, बैसिलस पॉलीमिक्जा, क्लोस्ट्रीडियम, क्लोस्ट्रीडियम, ये 3 तरह के बैक्टीरिया हैं, एजेटोबैक्टर, बैसिलस पॉलीमिक्जा और क्लोस्ट्रीडियम। ये तीनों के तीनों जो हैं, ये सभी आपको नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। ठीक? अब आते हैं हम जो बैक्टीरिया के बाद में जो पढ़े एक दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में। वो दूसरा जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म था भाई साहब, उनका नाम था साइनोबैक्टीरिया। सबसे पहले आप साइनोबैक्टीरिया को समझिए क्या होता है। देखो, बैक्टीरिया तो हम लोग जानते हैं कि बैक्टीरिया भाई एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, यह एक तरह का डिकम्पोजर है ना, यानी कि सड़े गले चीजों को डिकम्पोज करके खाता है, या नहीं तो किसी दूसरे जीव पर रहता है, उसको नुकसान भी पहुंचा सकता है और उससे वो न्यूट्रिएंट लेता है, या सिम्बायोटिक रिलेशनशिप के साथ में रहता है, यानी कि वो जिस ऑर्गेनिज्म के ऊपर रहता है उसको भी बेनिफिट देता है और उसके बदला में उसको खाना मिल जाता है। लेकिन कुछ ऐसे बैक्टीरिया है जो कि स्वाभिमानी होता है। स्वाभिमानी का मतलब वो अपना खाना खुद बनाता है। तो वैसा बैक्टीरिया जो अपना खाना खुद बनावे, वैसा बैक्टीरिया जो अपना खाना खुद बनावे, उसी को कहते हैं साइनो बैक्टीरिया, यानी कि सयाना हो गया है। ठीक है? तो साइनो बैक्टीरिया का मतलब हो गया कि जो अपना भोजन खुद बनावे। तो उसी साइनो बैक्टीरिया को बाबू हम लोग ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। जो हमारे यहाँ कदई जो लग जाता है। तो कुछ आपको जो बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, जैसे कि इसको ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं, यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण नाइट्रोजन फिक्सर होते हैं। कहाँ? धान के खेत में, राइस के फील्ड में। अच्छा, जो आदमी धान का खेत में कभी गया होगा, ठीक है, तो वहां पर निश्चित रूप से देखा होगा कि धान के खेत में आपको हरा कलर का कदई लग जाता है। ये सारा का सारा जो हरा कलर जो देखते हो धान के खेत में मिट्टी पर जमा हुआ, यही इसका साइनोबैक्टीरिया है रे। तो ये जो साइनोबैक्टीरिया है, यह जनरली आपको राइस फील्ड में, जहां पर उसको पानी थोड़ा मिल जाता है तो वो उग माने आ जाता है। ठीक? इसमें से कुछ जो नाइट्रोजन फिक्सर हैं, जो साइनोबैक्टीरिया के अंतर्गत का एग्जांपल दे रहे हैं, कल नहीं कहना परसों जो सर एको को समझ में नहीं आ रहा था। तो जो नाइट्रोजन फिक्सर जो हैं, जो कि आपको धान के खेत में जो पाए जाते हैं, इसके कुछ एग्जांपल हैं, एनाबेना, नॉस्टक, आउलोसिरा। हाँ, ये 3 गो नाम हो गया, एनाबेना, नॉस्टक और आउलोसिरा। ये आपको साइनोबैक्टीरिया हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं, इनको किसी से कोई माने मतलब नहीं है, लेकिन बदला में वो हम पर उपकार करके चले जाते हैं। क्या? नाइट्रोजन को फिक्स भी करने की क्षमता इनमें होती है। अभी देखो, अगला लाइन इस कारण से लिखा हुआ है कि यह चूंकि अपना खाना खुद बनाते हैं, तो कैसे बनाएंगे? फोटोसिंथेसिस के द्वारा, यानी कि ये आउटोट्रॉपिक हो इन नेचर होते हैं। आउटोट्रॉपिक उसको कहते हैं जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कर सके, जैसे प्लांट। तो ये भी अपने एनर्जी को कैसे प्राप्त करते हैं? फोटोसिंथेसिस के द्वारा। ऐसा अनुमानित है, ऐसा माना गया है कि ब्लू ग्रीन एल्गी, यानी कि यह जो आपका साइनोबैक्टीरिया है, ये 7 से 8 लाख टन नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं सालाना।
7 से 8 लाख टन नाइट्रोजन को यह फिक्स करते हैं और इतना नाइट्रोजन की जरूरत को पूरा करने के लिए हमको कितने यूरिया की जरूरत पड़ेगी? 7 से 8 लाख टन नाइट्रोजन को जरूरत पूरा करने के लिए हमको चाहिए 15 से 17 लाख टन यूरिया। बताइए, ये 15 से 17 लाख टन यूरिया आपको खरीदना पड़ेगा। सबसे पहले इसको बनाने के लिए कितना चीज पेट्रोलियम या कितना कोल का जरूरत पड़ेगा, उसके बदला में यह बैक्टीरिया आपके खेतों में फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। बताओ, तुमसे कुछ लेता भी नहीं है, अपना खाना भी वो खुद ही बनाता है और बदले में वो क्या करता है, आपके मिट्टी में 7 से 8 लाख टन नाइट्रोजन का फिक्सेशन कर देता है। तो बैक्टीरिया जान गए, साइनोबैक्टीरिया जान गए, बार-बार बोलते हैं, एग्जाम्पल को रट ही जाना है कि किस ग्रुप में कौन-कौन सा बैक्टीरिया है, यही तुमको काम देगा, है ना? अब आते हैं तीसरा जो चीज हम लोग जाने थे, वो था आपका फंगी, है ना? फंगाई, जिसको फंगी भी बोलो या फंगाई बोलो, हम जनरली फंगी ही कहते हैं। तो उसी को कहते हैं माइकोराइजी। तीन गो चीज पढ़ा था ना, बैक्टीरिया, सियानोबैक्टीरिया और फंगाई। तो फंगाई को ही माइकोराइजी कहा जाता है। यह भी जैसे तुमने पहले देखा था कि सिम्बायोटिक रिलेशनशिप के साथ कुछ खास तरह के प्लांट के जड़ में कुछ बैक्टीरिया पाए जाते हैं और वो नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं। ठीक इसी प्रकार से कुछ प्लांट में, कुछ खास विशेष प्रकार के प्लांट के जड़ में एक विशेष प्रकार का फंगाई पाया जाता है और ये फंगाई भी आपको सिम्बायोटिक एसोसिएशन के साथ रहते हैं और यह भी उस हायर प्लांट के जड़ में ही मौजूद रहता है ना? उस हायर प्लांट के रूट में ही, जड़ में ही यह मौजूद होता है। रूट ऑफ हायर प्लांट और फंगस एक साथ रहते हैं और इनको दो प्रकार से क्लासिफाइड किया गया है। दो रूप में जो इसको बांटा गया है, पहला जो इसका प्रकार है एक्टोमाइकोराइजी और दूसरा है इंडोमाइकोराइजी। एक्टो का मतलब होता है बाहर और इंडो का मतलब होता है अंदर। तो अगर कोई ऐसा एसोसिएशन, सिम्बायोटिक एसोसिएशन अगर जड़ के बाहर में मौजूद है उसी पर डिपेंड, उससे सटा हुआ। जैसे कहोगे एक्टो मतलब घर के बाहर लेकिन दरवाजे पर, तो वो हो गया एक्टो, और घर के अंदर तो वो क्या हो गया, इंडो। तो एक्टोमाइकोराइजी, एक्टोमाइकोराइजी किसको कहेंगे भाई? एक्टोमाइकोराइजी का मतलब हो गया कि ये जनरली पाया जाता है ओक, पाइन, फैगस और यूकैलिप्टस, ये बड़ा बड़ा पेड़ होता है उसके जड़ में। जो माइकोराइजल जो रूट्स, वैसे प्लांट जिसमें कि यह माइकोराइजी अगर मौजूद होगा तो उसके रूट को क्या बोलेंगे? माइकोराइजल रूट बोलेंगे। तो वैसे प्लांट जिसमें कि माइकोराइजल रूट है, ये कितना फायदा करता है? ये फायदा ये करता है कि जो जड़ से संबंधित जो पैथोजन है, वैसे पैथोजन जो उस प्लांट के जड़ को नुकसान पहुंचा सकते हैं, वो नहीं, अगर यह माइकोराइजा वहां मौजूद रहता है, जिसके कारण वो पैथोजन वहां पर कुछ काम नहीं कर सकता है। मिट्टी में अगर नमक की मात्रा है, सैलिनिटी है काफी ज्यादा, तो भी वो प्लांट को कोई दिक्कत नहीं होता है। इसके साथ साथ सबसे जबरदस्त बात कि अगर सूखा पड़ गया, सूखा मतलब ड्रॉप है, सूखा अगर पड़ गया तो इससे भी वो प्लांट अपने आप को बचा सकता है और उसके साथ साथ उसका ग्रोथ और डेवलपमेंट में कभी कोई कमी नहीं आएगी। ये बेनिफिट है इस एक्टोमाइकोराइजा के साथ रहने से, यानी कि वो उसको पानी के कमी से भी बचाएगा, कोई किसी तरह का बीमारी से भी बचाएगा, इसके साथ-साथ जो सूखा है उससे भी बचाएगा और मिट्टी में अगर नमक की मात्रा काफ़ी ज़्यादा है तो उससे भी यह बढ़ाएगा। अब है आपका इंडोमाइकोराइजी, ये क्या चीज़ है? ये क्या बला है भाई? तो इंडोमाइकोराइजी ये आपको रिपोर्ट किया गया है कुछ ऑर्किड और कुछ वुडी प्लांट। वुडी प्लांट का क्या मतलब होता है? वुडी प्लांट मतलब जैसे आम, कटहल, वैसा प्लांट जिससे कि हमको कठोर-कठोर लकड़ी प्राप्त होता है, यानी कि जिसका लकड़ी का अथी काफ़ी मजबूत होता है। तो वुडी प्लांट और ऑर्किड के जड़ में इसको पाया गया है, इंडोमाइकोराइजी को देखा गया है। ये जो माइकोराइजी है, ये क्या करता है, तो उस होस्ट को जितना न्यूट्रिएंट की ज़रूरत है, मिट्टी से जितना न्यूट्रिएंट की ज़रूरत है, भाई ग्रोथ करेगा तो मिट्टी से ना लेगा न्यूट्रिशन, तो वो न्यूट्रिएंट की जो ज़रूरत है उस होस्ट को, जिसमें यह जिसके जड़ में रहता है, उसको वो बढ़ा देता है। हाँ, यानी कि वो खुद तो मिट्टी से न्यूट्रिशन लेवे करता है, साथ-साथ जो होस्ट को जो न्यूट्रिशन की ज़रूरत है, वो भी उस होस्ट को वो पूरा कर देता है, ला करके दे देता है। तो ज़्यादा उस होस्ट को काम करने की ज़रूरत नहीं है। इसके साथ-साथ माइकोराइजा का अगर एसोसिएशन होगा किसी प्लांट के साथ, अगर माइकोराइजा किसी प्लांट से जुड़ा हुआ है,
तो यह क्या करता है, तो जो सिंथेटिक फर्टिलाइजर की जो जरूरत है, यानी कि जो खाद की जो जरूरत उस पौधे को है, वो कम हो जाता है, उसकी जरूरत उसको 9 के बराबर होती है। और इसके साथ साथ यह एक और जबरदस्त काम करता है कि अगर यह माइकोराइजा किसी प्लांट, किसी जड़ में, अगर किसी मिट्टी में मौजूद है, तो वो अगर मिट्टी मार्जिनल सॉइल है, मतलब ऐसा मिट्टी है जो कि जिसको बंजर कह सकते हो या जिसमें खेती होने की संभावना नहीं है, तो ऐसे मिट्टी को यह प्रोडक्टिव फील्ड के रूप में कन्वर्ट कर देता है, अगर यह माइकोराइजा रहेगा तो। यहाँ पर हम आपको फिर से बोल दे रहे हैं, अपने हर एक ये जो टॉपिक जो बताए, साइनोबैक्टीरिया, बैक्टीरिया, लूज एसोसिएशन, फ्री फ्री लिविंग और सिम्बायोटिक रिलेशनशिप के अंतर्गत जो कुछ भी एग्जाम्पल है, उसको रट्टा मार जाना है। ठीक, ये बहुत पूछता है, यही पूछता है और यहीं पर कंफ्यूजन होता है। इस चैप्टर से अगर क्वेश्चन बनेगा तुम्हारे परीक्षा में ऑब्जेक्टिव में, तो इस टॉपिक से अगर देगा माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, तो इस टॉपिक से निश्चित रूप से क्वेश्चन रहेगा, इतना हम कह देते हैं। बाद बाकी आपकी इच्छा, आप उसको कितना सीरियसली ले रहे हैं, है ना। चलिए अब आते हैं भाई, हम जो आपको जो क्वेश्चन जो भेजे थे उसको थोड़ा सा आप लोग देख लें कि इसका किसका क्या आंसर है। इसमें सबसे जो पहला था टेस्ट योर सेल्फ में, वो जो तुम्हारा क्वेश्चन था वो था कि वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बायो फर्टिलाइजर, इसमें से कौन सा बायो फर्टिलाइजर नहीं है। एजेटोबैक्टर, बेसिलस thuringiensis, क्लोस्ट्रीडियम, एजोला, है ना। तो एजोला, एनाबेना, ये सब जो बताए थे, जो बैक्टीरिया के ग्रुप में, अब कहाँ था, फ्री लिविंग था। ठीक है, तो इसमें यहां पर देखोगे कि एजोटोबैक्टर भी पढ़े, क्लोस्ट्रीडियम का भी नाम सुने और एजोला भी है। लेकिन यह जो आपका बेसिलस thuringiensis था, ये बेसिलस thuringiensis बेसिकली क्या था, ये पेस्टिसाइड के रूप में यूज होता था, विभिन्न प्रकार के कीड़े मकोड़े को मारने का काम था। तो मारने, कीड़ा मकोड़ा मारना फर्टिलाइजर नहीं कहलाएगा, या मिट्टी को इससे मतलब नहीं ना है। तो इस कारण से इसका आंसर हो जाएगा बेसिलस thuringiensis। ठीक, अगला जो क्वेश्चन है, जो ये निफ जीन किसमें पाया जाता है। निफ जीन पाया जाता है पेनिसिलिन में, राइजोबियम में, एस्परजिलस में, स्ट्रेप्टोकोकस में। मरतोरावला के राइजोबियम में न मिलेगा, निफ जीन आर अकर्स इन राइजोबियम। ओके, ठीक है। अभी बताए सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, एक खास तरह का जीन होता है जो नाइट्रोजिनेज एंजाइम के सिंथेसिस को कंट्रोल करता है, तो राइजोबियम में मौजूद है। इसके साथ साथ अब देखो, a free living anaerobic nitrogen fixing bacteria is a free living anaerobic nitrogen fixing bacterium is क्या है, राइजोबियम। फ्री लिविंग तो नहीं है। स्ट्रेप्टोकोकस नाइट्रोजन का फिक्सेशन नहीं करता है। एजेटोबैक्टर जो है ये आपको फ्री लिविंग है। क्लोस्ट्रीडियम जो है आपका, ये क्लोस्ट्रीडियम, ये भाई साहब जो है सो फ्री लिविंग नहीं है, लूज एसोसिएशन में मौजूद है ना, लूज एसोसिएशन के साथ यह मौजूद है। ओके, देन एक है एनएरोबिक, का मतलब तो समझ ही रहे हो कि जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में काम करता है। चलो क्वेश्चन नंबर 4, अ फ्री लिविंग एरोबिक, फ्री लिविंग एरोबिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियम इज, फ्री लिविंग है, एरोबिक यानी कि उसको ऑक्सीजन की जरूरत है ना, ऑक्सीजन की जरूरत है ना। सॉरी, तीसरा का आंसर बताए थे। अच्छा ठीक है, चौथा कि एक फ्री लिविंग एरोबिक है, नॉन फोटोसिंथेटिक जो बैक्टीरियम है। ठीक है, इसमें क्या आता है, यह जो आपका है इसमें भी दो मिनट बोल रहे हैं। ठीक है, इसमें एनाबेना, क्लोस्ट्रीडियम, एजोटोबैक्टर और राइजोबियम। ठीक है, इसके अंतर्गत में मेरे ख्याल से इसका आंसर हो जाएगा क्लोस्ट्रीडियम। ठीक है, ओके। पांचवा, बैसिलस thuringiensis इज यूज्ड टू कंट्रोल, बैसिलस thuringiensis किस चीज में कंट्रोल, किस चीज को कंट्रोल करने के लिए आता है, बैक्टीरियल पैथोजन, फंगल पैथोजन, नीमेटोड, इंसेक्ट पेस्ट, यानी कि कीड़े मकोड़े को मारने में मदद करता है। तो आंसर होगा इसका इंसेक्ट पेस्ट। ओके, इसके साथ साथ है आपका पांचवा जो क्वेश्चन है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग डज नॉट इंक्लूड, ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंतर्गत
क्या नहीं आते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंतर्गत, यानी कि ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब हुआ कि किसी प्रकार का केमिकल का यूज अगर खेती में नहीं किया जा रहा है तो उसी को कहा जाता है ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या नहीं आएगा? ग्रीन मैन्योर, केमिकल फर्टिलाइजर, फार्म यार्ड मैन्योर और कंपोस्ट। देखो, ग्रीन मैन्योर यानी कि हरित खाद, ये तो बिल्कुल आएगा। केमिकल फर्टिलाइजर, यह बिल्कुल ही यूज नहीं किया जाता है, ठीक है। इसके अंतर्गत ऑर्गेनिक फार्मिंग में केमिकल फर्टिलाइजर का यूज नहीं किया जाता है। देन है लिविंग ऑर्गेनिज्म यूज टू इनरिच द न्यूट्रिएंट क्वालिटी ऑफ द सॉइल आर कॉल्ड एज। वैसा ऑर्गेनिज्म जो मिट्टी की उर्वरता यानी कि मिट्टी की उत्पादकता को बढ़ाता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसको क्या कहेंगे? बायो कंट्रोल एजेंट? बिल्कुल नहीं। बायो फर्टिलाइजर, यस, बायो फर्टिलाइजर इसको कहेंगे। सिंथेटिक फर्टिलाइजर हो गया जो तुम्हारा खाद है, और नेचुरल फर्टिलाइजर जो प्राकृतिक रूप से जो फर्टिलाइजर के रूप में यूज होता है उसको हम कहते हैं। लेकिन अगर वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है और वो मिट्टी के क्वालिटी को, न्यूट्रिएंट क्वालिटी को अगर बढ़ावेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे बायो फर्टिलाइजर। ओके। साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया क्या है? तो अभी बताया ना कि कुछ खास तरह के बैक्टीरिया होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं, अपना भोजन खुद बनाते हैं। किसके द्वारा? फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के द्वारा। तो जो भी ऑर्गेनिज्म फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करता है उसको क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं ऑटोट्रॉप। यहाँ पर हेट्रोट्रॉप नहीं होगा, इमोट्रॉप नहीं होगा, ऑर्गेनोट्रॉप तो होबे नहीं करेगा। यानी कि ऑटोट्रॉप होता है, साइनोबैक्टीरिया ऑटोट्रॉप के कैटेगरी में आता है। ओके। अब अगला जो क्वेश्चन है, द सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन फंगाई एंड रूट्स ऑफ हायर प्लांट। फंगाई और हायर प्लांट के रूट के साथ जो एसोसिएशन है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन, उसको हम क्या कहे थे? उसको क्या लाइकेन बोले थे, माइकोराइजा बोले थे, बायो फर्टिलाइजर बोले थे, या बायो कंट्रोल एजेंट बोले थे? भाई साहब, उसको हम लोग माइकोराइजा कहा था। 2 मिनट अभी मत, बाद में, ठीक। उसके बाद 10वां जो क्वेश्चन है कि बायो फर्टिलाइजर आर द लिविंग ऑर्गेनिज्म व्हिच, मतलब बायो फर्टिलाइजर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो क्या काम करता है? जो सॉइल न्यूट्रिएंट इनरिचमेंट करता है, बिल्कुल करता है। इकोलॉजिकल बेनिफिट को भी मैक्सिमाइज करता है, यानी कि इकोलॉजी में जो कुछ भी फायदा है उसको भी बढ़ाता है, बिल्कुल। यानी कि इससे इकोसिस्टम यानी कि एनवायरनमेंट को किसी तरीके का कोई नुकसान नहीं है। इसके साथ साथ एनवायरनमेंटल जो हैजार्ड, एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाने वाली जो भी चीज है उसको भी यह मिनिमाइज करता है, कम करता है। और डी में, वाह बड़ा सुंदर है, ऑल ऑफ दीज तो आंसर है ये है। तो इस कारण से इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। ओके। अब इस तरीके से आपका यह चैप्टर यहाँ पर खत्म हुआ। सो थैंक यू वेरी मच। ओके। अब हम आते हैं अपने रिकॉर्डिंग पर, ठीक है। आपका जो क्लास है उसमें आप ए फ्री लिविंग एरोबिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियम इज एजोटोबैक्टर। हाँ, चौथा का सी, एजेटोबैक्टर। क्लोस्ट्रीडियम, क्लोस्ट्रीडियम। नहीं, 4 के बी, क्लोस्ट्रीडियम। कंफ्यूज नहीं करी छे, थोड़ा कंफ्यूज काहे करेंगे? अरे हमरे में गलती से टिक लगा हुआ था तो इसीलिए ना, हम भी ठीक कर लेते हैं। और बोलो प्रॉब्लम नहीं है तो संडे का टेस्ट के लिए रहिएगा। बोलो। 9 गो, बाप बहादुर। और ककर ककर कहता सही बोले। नैन्सी, हैं? बाप बहादुर। नैन्सी, नो, सबका लगता है कि चौथा गलती हुआ है। वैसे हम इसका जो है ना, कल हम इस पर चर्चा कर देंगे, ठीक है, कि क्या इसका आंसर होगा। लेकिन मेरे ख्याल से क्लोस्ट्रीडियम होगा, ठीक है। अब आगे जो है सो अगला कल आपका जो चैप्टर है, कल नया चैप्टर आपका शुरू है। जितना भी लोग क्लास नहीं कर रहे हैं काइंडली भाई उसको बोल दो, वैसे हम उनको हटा रहे हैं आज उस इस ग्रुप से, ठीक है। और वही लोग रहेंगे जिनका या तो पेमेंट है या नहीं तो जो क्लास रेगुलर में है।
ठीक है, रेस्ट को नहीं किया जाएगा। दूसरा चीज़ कि क्या कह रहे हैं उसको शशि रंजन, तुमको एक स्पेशली तुमको रिक्वेस्ट है कि तुम जो है ना सो थोड़ा-सा ये कल आया था इसका अभिनव का फ़ोन, तो अभिनव बोला था उसके बारे में, सोनू के बारे में कि सोनू इंटरेस्टेड है क्लास के लिए, तो थोड़ा उससे पूछ करके उसको ग्रुप में जोड़ देना और उसको बोल देना कि एनरोलमेंट के लिए रिक्वेस्ट मेरे पास भेज देगा, ठीक है? देखेंगे 1 हफ्ता क्या करता है, नहीं करता है, उसके बाद फिर उससे बात किया जाएगा। ओके, क्लास को खत्म किया जाता है, देखो अभी भी मात्र क्या बोला? ठीक है, अभी भी मात्र देखिए 21 गो में 6 गो बच्चा है, ठीक है? मात्र 6 स्टूडेंट क्लास कर रहे हैं, इट इज़ द वेरी बैड थिंग, ठीक है? एक तो गार्डियन को ठग रहा है या क्या कर रहा है पता नहीं। तो जो भी बच्चे नहीं रहेंगे रेगुलरली क्लास में उनको हम हटा रहे हैं आज से क्लास, ये उनका आज अगर थे तो मतलब लास्ट था एनरोलमेंट तो फिर से हाँ, ठीक है, आज अच्छा वो तुम अपना बाद में बात करना कैसा होता है, नहीं होता है, तुम लोगों का फिर से क्लास का टाइम भी होने जा रहा है, ठीक है? ओके चलिए बाय, एंड करते हैं।